Hi, good evening everyone. This is Ajay. So today our lecture is all about light, and I will try to make you understand the basic concept of light. Because you know what कि लाइट आपका सबसे बड़ा चैप्टर है फिजिक्स के अंदर. ठीक है, फिजिक्स के अंदर सबसे बड़ा चैप्टर आपका लाइट. सो लाइट को पढ़ने के लिए एटलीस्ट 7 से 8 क्लासेस लगते हैं. बट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, वो सारी इंपॉर्टेंट बातें जान लेंगे जहाँ से अभी तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो जैसे मैंने आपको साउंड और वेव पढ़ाया वैसे ही मैं आपको लाइट पढ़ाऊँगा बहुत अच्छे तरीके से. जितनी इंपॉर्टेंट बातें मैं सारी आपको बता दूंगा. तो चलिए कुछ पहले फैक्चुअल पॉइंट जान लेते हैं कि जैसे हमने साउंड पढ़ा था, साउंड कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर होता है, वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता, उसकी एयर में स्पीड कितनी होती है, मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है. सेम हम लोग लाइट में भी जानेंगे. सबसे पहले देखो, लाइट एक तरह की क्या होती है, लाइट एनर्जी भी होती है. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो लाइट एक तरह की एनर्जी भी है, लाइट एनर्जी आपने सुना भी होगा. दूसरी चीज़, इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. ये वैक्यूम में ट्रैवल करता है. वैक्यूम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो ये सब में ट्रैवल करती है लाइट आपकी. और आपका साउंड में क्या था, ये ट्रैवल नहीं करती थी वैक्यूम में, बाकी सब में करती थी. तो आपको याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन वैक्यूम. तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, जबकि आपकी साउंड वैक्यूम में ट्रैवल ही नहीं करती थी. तो इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये क्वेश्चन फैक्चुअल एग्जाम में पूछा जाता है. स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. जैसे जैसे मीडियम चेंज करती जाएगी इसकी स्पीड कम ज़्यादा होती जाएगी. सबसे ज़्यादा वैक्यूम में सबसे फास्ट चलती है आपकी लाइट. अच्छा, लाइट का नेचर कैसा होता है, लाइट का नेचर कैसा होता है, नेचर जैसे आपकी साउंड वेव क्या थी, वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर थी. ये ट्रांसवर्स इन नेचर होती है. कैसी होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर. इसका नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स. ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, जब आपके पार्टिकल्स परपेंडिकुलर चलते हैं वेव की, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलर में पार्टिकल चलते हैं. ये मैं आपको स्टार्टिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. सो अभी तक मैंने आपको 2-3 बातें बताई कि लाइट एक तरह की एनर्जी है, ये आप सबको पहले ही पता है. साउंड और इसमें फ़र्क क्या है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है. इवन कि सबसे फास्ट किस में चलती है, वैक्यूम में. और सबसे कम किस में चलती है, सॉलिड में. सबसे कम किस में चलती है, लेस स्पीड इन सॉलिड. लिख लो, सॉलिड में सबसे कम स्पीड होती है आपकी लाइट की, और जबकि साउंड की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है. ये फैक्चुअल पॉइंट है, ये आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. लाइट का नेचर कैसा होता है, ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है. ट्रांसवर्स का मतलब होता है, ट्रांसवर्स का मतलब है कि लाइट जो वेव है वो पार्टिकल के कैसे चलती है, वो पार्टिकल के अपोजिट में चलती है, और सॉरी मतलब परपेंडिकुलर में चलती है. ठीक है, परपेंडिकुलर में चलती है. चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर सो मैनी थ्योरीज ऑन लाइट. तो लाइट बेसिकली स्टार्टिंग में पता नहीं चला था कि लाइट में क्या होता है. देखो लाइट कैसा होता है, लाइट आपकी मासलेस होती है. लाइट कैसी होती है, मासलेस होती है. इसके अंदर पार्टिकल की जगह क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स इसमें नहीं होते. ये इसकी जगह क्या होता है, आपके फोटान होते हैं. क्या होते हैं, फोटान. तो पार्टिकल की जगह फोटान होते हैं. फोटान की वजह से ये ट्रैवल करती है. वेव और फोटान आपस में कैसे चलते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. तो पार्टिकल की जगह क्या होता है, फोटान होते हैं. इसका ये मासलेस होते हैं, इसके अपने फोटान होते हैं. ठीक है, जिससे लाइट ट्रैवल करती है. तो आपको पता होना चाहिए, पार्टिकल्स और वेव जब दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलें तो वो कौन सी होती है, वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है. और ये मासलेस होती है, ये आपको बात याद रखनी है. लाइट का कोई मास नहीं होता, ये मासलेस होती है. इसके पास अपने फोटान होते हैं जिसकी वजह से ये ट्रैवल करती है. चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, चलिए मैं आपको 1-2 थ्योरीज़ के बारे में बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ है, आपको याद रखने के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है, कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ है. चलिए वो थ्योरीज़ के बारे में आपको बताता हूँ. 2-3 थ्योरीज़ आपको याद रखनी है. और लाइट चैप्टर को ऑप्टिक भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बोला जाता है
स्टडी ऑफ लाइट, या बोल सकते हो इंटरेक्शन ऑफ लाइट, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर कॉल्ड ऑप्टिक्स, ठीक, कॉल्ड ऑप्टिक्स। जब इंटरेक्शन होता है लाइट का मैटर के साथ, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिक्स बोला जाता है। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, लाइट क्या आपकी ड्यूल इन नेचर है, लाइट क्या आपकी ड्यूल इन नेचर है। ड्यूल इन नेचर मतलब इसके अंदर पार्टिकल्स भी हैं एंड वेव भी है। पार्टिकल्स क्या है? आपके फोटॉन, और वेव की तरह चलती है, तो एज अ वेव हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जो भी हम पढ़ते हैं वो एज अ वेव ही पढ़ते हैं। और ये ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। ये ड्यूल इन नेचर है, किसने बताया था? ये हमें बताया था ड्यूल इन नेचर, डी ब्रोगली ने बताया था कि लाइट क्या है? ड्यूल इन नेचर है। लाइट क्या है? ड्यूल इन नेचर। बस इतनी बात याद रखनी है, ड्यूल इन नेचर है। ये किसके द्वारा पता चला था? डी ब्रोगली इक्वेशन थी, उससे हमें पता चला था। इसकी इक्वेशन क्या मैं बता भी देता हूँ। इसकी इक्वेशन है आपका लैम्बडा बराबर है h/mb। h क्या है आपका? प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी बताता हूँ। b क्या है? वेलोसिटी, m क्या है? मास, और लैम्बडा क्या है? आपकी वेवलेंथ, क्या आपकी वेवलेंथ। तो ये इसकी इक्वेशन थी। तो इसने प्रूव किया था कि लाइट क्या है? ड्यूल इन नेचर है, ड्यूल इन नेचर होती है, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की आपको वैल्यू भी याद रखनी है। वो वैल्यू आपकी h की, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है? ठीक है, कितना? 6.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर 34 जूल सेकेंड। तो अभी तक मैंने बेसिक छोटे छोटे पॉइंट बताए हैं कि लाइट का नेचर कैसा होता है। लाइट ड्यूल इन नेचर होती है, किसने बताया था? स्टडी ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक भी बोला जाता है, जब इंटरेक्शन होता है लाइट का किसके साथ? मैटर के साथ, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया ये कैसा होता है, ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। और ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। इवन कि सबसे फास्ट किस में चलती है? वैक्यूम में, सबसे कम सॉलिड के अंदर। चलिए अब हम आगे इंपॉर्टेंट एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, फिर उसके बाद कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, कॉनकेव और कन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इमेजेस कैसी बनती हैं, तो ये सब कुछ हम जानेंगे आपकी लाइट की क्लासेस में, ठीक है। लाइट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे लंबा चैप्टर होता है, और इसको समझना सबसे डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैं इसको आपको बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल इजी बना दूंगा कि आप कोई भी बच्चा इसको समझ सकते हो। क्वेश्चन कैसे आता है आपको अपने आप पता चल जाएगा साथ में, ठीक है। चलिए सबसे पहले अभी हेडिंग दे लीजिए अभी आप, रिफ्लेक्शन, और मैं आपको साथ साथ बता दूंगा कि यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बस यही सबसे बड़ी कमी है यहाँ पे कि पढ़ना क्या है और कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यही चीज़ आपको समझ नहीं आती है। अगर ये बात जिस दिन सीख जाओगे उसी दिन आपके एग्ज़ाम क्रैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। एग्ज़ाम आप इजीली क्रैक कर सकते हो जब आप पढ़ना सीख जाओगे। कोई भी बुक से उन 10 लाइनों में से कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वो एक्सपीरियंस से पता चलता है चीज़ों का। प्रीवियस ईयर पेपर देखने से समझ आती है कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है। तो यही चीज़ होती है एक्सपीरियंस। और कोचिंग सेंटर का मतलब यही होता है कि आपको उन सबसे पहले ही तैयार कर दिया जाता है उन सब प्रॉब्लम से कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसी का तो मतलब होता है कोचिंग। और अभी बहुत सारे लोगों का ये मिथ है कि सर प्रॉफिट कमा रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे हम लोग 8 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और तुमसे अभी 800-900 रुपये फ़ी चार्ज कर रहे हैं। 3 कोर्सेज़ का आपको 1-1 हज़ार रुपये हम चार्ज कर रहे हैं। इससे सस्ता और क्या दे सकते हैं? इतने की बुक भी नहीं आती। थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करो, ठीक है। कॉमन सेंस यूज़ करो और पढ़ो। हम चाहते हैं कि हर एक गरीब बच्चा भी पढ़े, क्योंकि फ्री में कोई नहीं पढ़ सकता, ये हमें पता है इस चीज़ का। हमने ये रियलाइज़ किया होगा कि फ्री में कैसे पढ़ते हैं बच्चे। फ्री में सिलेक्शन नहीं होता, कुछ ना कुछ आपको चार्ज करना पड़ता है, कुछ ना कुछ, तभी जाके सिलेक्शन होते हैं। फ्री में सिलेक्शन वही लेते हैं जो पहले पढ़ के छोड़ चुका और अब वो हर जगह से पढ़ रहा है। जगह जगह से आपको 10 जगह से पढ़ के फिर सिलेक्शन मिलेगी। और सिलेबस आपके ऑलरेडी ख़त्म होने ही वाले हैं, तो जो हो गया उसको बार बार रिवाइज़ करो। सिलेबस के पीछे क्यों भागते रहते तुम लोग? मुझे समझ नहीं आती। कुछ बच्चे इतने पागल होते हैं कि सर सिलेबस फिनिश करो। सिलेबस फिनिश मतलब अगर एक चैप्टर रह भी गया तो 1 आधे नंबर का, बाकी 9 नंबर के आपने कर लिए 10 में से।
अरे उसको रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अभी आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, अभी आपके MCQ स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये एक आधा चैप्टर तो हम साथ साथ करवा भी देंगे, लेकिन मतलब पागलों की तरह पीछे पड़ जाना सर ख़त्म करो ख़त्म करो, वो मुझे नहीं समझ आती कि क्या ये बच्चों का ये क्या होता है, मिथ क्या होता है इस चीज़ को लेके कि फिनिश करके बस साइड रख दो। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लिख लीजिए रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट का बाउंस बैक होना। देखो बच्चों को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बहुत दिक्कत होती है, समझ नहीं आता है। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन कैसे आता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। इसका मतलब ये होता है कि लाइट का बाउंस बैक होना या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ light in the same medium, in the same medium after striking, yeah, after strike on surface। तो मतलब समझा देता हूँ। बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए ये आपका सरफेस है, कोई भी चीज़ है जिसके ऊपर लाइट टकरा रही, मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, एक मिरर रख दिया, मान लीजिए एक मैंने मिरर रख दिया, ग्लास रख दिया, उसको एक साइड से पॉलिश कर दिया, और इसमें हमेशा एक नॉर्मल ड्रा किया जाता है। नॉर्मल हमेशा क्या होता है, वो 90 डिग्री होता है। वो क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होगा, इस साइड से भी 90, इस साइड से भी 90 डिग्री होगा। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए लाइट इस साइड से आई, लाइट इस साइड से आई, यहाँ पे टकराई, एक साइड से पॉलिश है, अब लाइट यहाँ से टकरा के वापस इस साइड वापस चली जाएगी। ठीक है, इस साइड वापस चली जाएगी। अब आपने देखा कि लाइट जिस साइड से आई, जिस जगह से आई, उसी जगह वापस चलेगी। मतलब मीडियम का मतलब क्या है, यहाँ पे मीडियम कैसे हो सकते हैं, जहाँ तो रेयर हो सकता है या डेंसर हो सकता है, रेयर या डेंसर। अब दोनों में क्या फ़र्क होता है? अब मीडियम का मतलब ये है कि रेयर से रेयर में वापस चलेगी सेम मीडियम में, डेंसर से डेंसर में वापस चलेगी सेम मीडियम में, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन होना, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन होना। ठीक है, अब रेयर और डेंसर मीडियम से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है रेयर का मतलब डेंसर का, आपने मेरे से वो पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, जब मैंने आपको बेसिक क्लासेस पढ़ाए थे पहला यूनिट, उसमें मैंने आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बताया था कि डेंसिटी क्या होती है। तो मैंने बोला था कोई भी चीज़ जो जितनी ज़्यादा गाढ़ी, जितनी ज़्यादा घनी होगी, जिसके मॉलिक्यूल्स पास होंगे, उसकी उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की होती है। इसका मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक वॉल्यूम में कितना मास भर पा रहे हो। किलोग्राम मास का होता है किलोग्राम, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका ऐसा यूनिट होता है। तो कोई चीज़ जितनी ज़्यादा गाढ़ी होगी उसका उतना ज़्यादा डेंसिटी होगा। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब आपको देखना है कि दोनों में एक मीडियम रेयर होगा, एक डेंसर होगा। मैंने बोला कि एक ले ली मैंने एग्जांपल एयर, लाइट एयर से आ रही थी और लाइट मान लीजिए सॉलिड में एंटर करने लगी है। ये आपका ग्लास क्या है, सॉलिड है। तो अब रेयर क्या बन गया, एयर, और डेंसर जिसमें डेंसिटी ज़्यादा वो हमेशा डेंसर मीडियम बनेगा, और जिसमें डेंसिटी कम वो क्या बन जाएगा, वो आपका रेयर बन जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच में रेयर और डेंसर किसको माना है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डेंसर होगा, जिसकी कम वो रेयर होगा। ठीक है, तो अब सॉलिड क्या बन गया, डेंसर, ये बन गया रेयर। और मतलब रेयर से लाइट आई, रेयर में चलेगी। जैसे मान लीजिए सारी क्या है, एयर है, एयर से लाइट आ रही है और सॉलिड से टकराने से पहले ही फिर एयर में वापस चलेगी, तो सेम मीडियम रहा। अब मीडियम डिपेंड करता है कंपैरिजन किस किस से करवा रहे हो। मान लीजिए मैंने एक बोल दिया वैक्यूम से लाइट आई, वैक्यूम से लाइट आई। ठीक है, चलिए वैक्यूम लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए पानी से लाइट आई और एयर में जा रही है, तो मैं देखूंगा डेंसर है कि रेयर है। दोनों में ज़्यादा डेंसिटी किसी पानी की, तो पानी बन गया आपका डेंसर मीडियम, और एयर है रेयर, तो इसका मतलब लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में आ रही है। तो वो आपको दोनों से कंपैरिजन से पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर क्या है, डेंसर है। अगर यही मैं वाटर से लाइट आई और सॉलिड में जा रही है, तो अब ये रेयर बन गया। क्यों? क्योंकि सॉलिड की ज़्यादा डेंसिटी होती है, तो अब डेंसर रेयर से डेंसर में जा रही है। तो कंपैरिजन किस किस में हो रहा है वही डिसाइड करेगा कौन सी चीज़ रेयर है, कौन सी डेंसर है। तो मीडियम समझ जाइए, मीडियम दो होते हैं, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। डेंसर वो मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना, इसलिए मैंने आपको बेसिक में डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझाया था। अब आपको दोनों में देख लेना कि डेंसिटी, जब मैं बोलूँ कि लाइट एयर से वाटर में जा रही है, तो कौन सा मीडियम से कहाँ जा रही है, तो मैं बोलूँगा
एयर और वाटर, वाटर ज़्यादा डेंसिटी है तो इसका मतलब एयर थी रेयर और वाटर था डेंसर, तो रेयर से डेंसर में जा रही है। तो अगर लाइट रिफ्लेक्ट बैक हुई, रेयर से रेयर में वापस चलेगी, इट मीन्स कि उसका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट का जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में टकरा के वापस चले जाना, उसको मैं हमेशा क्या बोलूँगा, रिफ्लेक्शन बोलूँगा, उसको मैं क्या बोलूँगा, रिफ्लेक्शन बोलूँगा। अब यहाँ से क्वेश्चन फिलहाल नहीं आता जो मैंने आपको पढ़ाया, खाली मैंने आपको रिफ्लेक्शन समझाने की कोशिश करी है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्ट बैक हो जाना सेम मीडियम के अंदर किसी भी सरफेस से टकरा के। वो सरफेस किसी का भी हो सकता है, एयर का हो सकता है, सॉलिड किसी का भी सरफेस बना सकते हो आप, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है, हम कुछ भी देख पाते हैं ना, वी कैन सी एनीथिंग, तो किसकी वजह से, ड्यू टू रिफ्लेक्शन की वजह से। हम कुछ भी देख पाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से। मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया कि आप कुछ भी देख पाते हो वो कैसे दिखता है, लाइट का रिफ्लेक्शन। जो भी लाइट उस चीज़ पे पड़ी जिसको आप देख रहे हो, वहाँ से लाइट टकरा के आपकी आंखों तक आ रही, जिसमें रेटिना पे जाके इमेज बनता है, तभी आप देख पाते हो। अगर लाइट नहीं होगी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आई होप आपको मेरी बात पहुँच पाई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको इतनी बात बताने की कोशिश करी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का टकरा के सेम मीडियम में वापस चले जाना, डेट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अभी तक मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया इसमें। रेयर डेंसर क्या होता है ये आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर मीडियम, तो मैंने बता दिया डेंसर कैसे पता चलता है। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है, देखिए क्वेश्चन कहाँ से आता है, नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ मैं एक बार। चलिए क्वेश्चन कहाँ से आता है, देखिए क्वेश्चन ये आता है, एक होता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लिख लीजिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है। चलिए ये मैंने बना दिया एक आपका, ये मैंने बना दिया एक आपका प्लेन ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया ग्लास। ये है आपका नॉर्मल, हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री पे नॉर्मल होगा। अब मान लीजिए यहाँ से लाइट आई, यहाँ से टकराई, इस एरिया पे टकराई, इसको बोला जाएगा, जो आ रही है लाइट उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। यहाँ से टकराई, रिफ्लेक्शन होगा तो सेम मीडियम में वापस भी चली जाएगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रे मतलब किरण लाइट की, ठीक है। यहाँ से लाइट आ रही थी, मान लीजिए सन इसका सोर्स था, सन से लाइट आ रही थी, ठीक है। वो बल्ब की लाइट हो सकती थी, कोई भी लाइट हो सकती है। जो लाइट जब आती है टकराने से पहले उस लाइट को क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे। और जब लाइट टकरा के वापस चली जाती है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ तक क्लियर हुई बात। चलिए अब एक बात को बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन यही से आएगा आपका। अगर आप बोलोगे ये वाला जो एंगल उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है। चलिए एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, आप बोल सकते हो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंट किसको बोलते हो, जो रे के और नॉर्मल के बीच में बनता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। मैंने ये नहीं बोला कि प्लेन और रे के बीच में, इंसिडेंट रे और प्लेन, ये जो ग्लास है इसको मैं बोलता हूँ प्लेन, मान लीजिए प्लेन और रे के बीच में जो एंगल है उसको नहीं बोलते एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को, और इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है, आर को एंगल ऑफ, ये एंगल का निशान होता है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो कौन सा होता है, वो आपने ऊपर देखा भी, क्या होता है वो कौन सा होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई होगी। अभी तक मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बताया, सिंपली आपको मैंने बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे होता है प्लेन के, और इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में बना एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बना एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट। मैं इस एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये होता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ angle of incident is 40 degree, find angle of reflection। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा 40 डिग्री, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया तो मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल सकता हूँ, सेम होते हैं। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया तो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट निकाल सकता हूँ, क्योंकि दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ एंगल बिटवीन plane and if angle between plane and incident ray is 40 degree, find angle of reflection, find angle of reflection। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन ऐसे ही वो रोटेट करता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने के लिए बच्चों को ऐसे क्वेश्चन बनाता है। आपको कुछ नहीं, सीधा देख के मत लगा देना कि एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 दिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 40 होगा। बेटा उसने एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं दिया, उसने क्या दिया, ध्यान से सुना मेरी बात को। उसने क्वेश्चन में दिया है, उसने दिया है कि इंसिडेंट रे, ध्यान से पढ़ना, प्लेन और इंसिडेंट रे, ये है प्लेन आपका, इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया, 40। और आपको पूछा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बच्चे 40 लगा के आ जाते हैं, तो आपको पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस एंगल के बराबर होगा। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले ये एंगल मुझे निकालना पड़ेगा। ये एंगल कैसे निकलेगा, आपको पता है नॉर्मल और प्लेन के बीच में एंगल कितना होता है, 90। यहाँ पे देखिए, इसके बीच में टोटल एंगल कितना होता है, टोटल होता है आपका 90 डिग्री। अगर 90 में ये 40 है तो ये कितना होगा, आप बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। टोटल 90 है, 40 नीचे वाला, ऊपर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, 50। तो मुझे बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, क्योंकि इंसिडेंट रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, वो भी हो जाएगा 50 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर था 50 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन वो घुमा सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसलिए मैंने आपको बताया कि प्लेन और इंसिडेंट के बीच का एंगल कौन सा होता है, इंसिडेंट रे और प्लेन के बीच का एंगल कौन सा होता है, नॉर्मल के बीच का एंगल कौन सा होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एक बार दोबारा से देख लो। एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, और ये बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। तो बहुत ध्यान से देखना, अगर इंसिडेंट दिया तो रिफ्लेक्शन बराबर होता है, कभी कभी इंसिडेंट आपको निकालना पड़ेगा। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको बात मेरी पहुँच पाई होगी, बात क्लियर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ plane mirror rotate at 40 degree and reflection angle rotate by, अगर मैं इस प्लेन मिरर जिसके ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, नीचे वाला जैसे मैं बताता हूँ, ऊपर ये वाला जो मिरर है, ये वाला इस साइड से लाइट आ रही थी, अगर मैं इसको रोटेट करके मिरर को ऐसे रख दूँ, मतलब अगर मैं रोटेट करूँ 40 डिग्री से, बताइए जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होगा, रिफ्लेक्टेड जो रे होगी वो रिफ्लेक्शन कितने डिग्री से चेंज हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना वो डबल होता है। अगर 40 है तो 40 का डबल कर दो,
रिफ्लेक्शन 80 डिग्री से मूव हो जाएगा। ये क्वेश्चन छोटा सा याद रखना कि अगर आप प्लेन मिरर को 40 या 50 डिग्री से रोटेट करोगे तो उसका डबल रोटेशन होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखना, ये भी पूछा जाता है। तो रिफ्लेक्शन के रिलेटेड आपको याद रखने वाली बातें मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है, ये पता होना चाहिए कौन एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, कौन सा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। सबसे पहले आपको रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, होता क्या है। रेयर डेंसर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने यहाँ पे बताया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इस पॉइंट को याद रखना। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे क्या होता है, कॉमन सी बातें आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको समझा भी दिया। अब मैंने यहाँ से क्वेश्चन बनाए तीनों, कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं मैंने आपको बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, डेट इज़ रिफ्रैक्शन। फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। चलिए रिफ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं। रिफ्लेक्शन आपको समझ आ चुका है कि लाइट का सेम मीडियम में टकरा के वापस चला जाना। अच्छा, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है लाइट का बेंड होना। लाइट का बेंड होना जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी। रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता था। इसकी डेफिनेशन फिलहाल के लिए लिखवाता हूँ आपको, थोड़ी सी मैं बताता हूँ क्या याद रखना बाद में। आप बोल सकते हो द बेंडिंग ऑफ लाइट, the bending of light, the bending of light from the boundary of two medium, boundary of the two medium, when light goes from one medium to another। चलिए जब आप इसकी डायग्राम समझने की कोशिश करोगे आपको अपने समझ आ जाएगी डेफिनेशन क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू, फिर आपको बताता हूँ इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक कुछ भी ले लिया, मीडियम ले लिया, एक प्लेन, लेकिन एक साइड से इसको पॉलिश नहीं करा। ये है आपका क्या, नॉर्मल। ये है आपका क्या, नॉर्मल। यहाँ से लाइट आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब ये पूरा नॉर्मल है, नीचे ऊपर दोनों साइड नॉर्मल है। अब यहाँ से क्या होगा, लाइट टकरा के वापस इस साइड नहीं जाएगी, इस साइड नहीं जाएगी, लाइट सामने आ जाएगी। अब हमारे हिसाब से क्या होता है कि लाइट यहाँ से आई तो सीधी पार होके तो ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे चली जाएगी। बट रियल में ऐसा नहीं होता, रियल में ऐसा नहीं होता। लाइट ऐसे नहीं जाके, वो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए पहले वाला मीडियम था आपका रेयर, और अब जा रही है नीचे कौन से, डेंसर में। कौन सा मीडियम में जा रही है, डेंसर। तो ये थी उसकी बाउंड्री। जब उसने मीडियम चेंज करने की जगह यहाँ से बाउंड्री चेंज हो रही है रेयर से डेंसर में। रेयर मान लीजिए ऊपर एयर थी और नीचे आपका क्या था, पानी था, वाटर। तो एक रेयर एक डेंसर हो गया। तो लाइट इस साइड से आ रही है, इसका मतलब लाइट आ रही है रेयर से डेंसर। अब रेयर से डेंसर आया तो होता क्या, लाइट यहाँ पे जानी चाहिए थी लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं जाती। तो अगर नहीं जाती तो फिर कहाँ जाएगी, लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, वो ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे चली जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ, यही तो डेफिनेशन थी कि लाइट का बेंडिंग होना, बेंड होगी लाइट, सीधी ना जाके बेंड होगी इस साइड। कहाँ, बाउंड्री आपका टू मीडियम, ये बाउंड्री थी दो मीडियम के बीच में, ये बाउंड्री थी। और कहाँ चली जाती है वो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। यही तो डेफिनेशन है कि लाइट बेंड होगी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो होगी लाइट बेंड। अब लाइट बेंड होने के दो तरीके होते हैं, बस ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पहली कंडीशन देखिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट जो मैंने आपको बना के भी बताई है। कंडीशन नंबर फर्स्ट ये है, when light travel from a rare to denser, when light travel from rare to denser, it bend towards the normal, it bends towards the normals।
तो यहाँ पे आपने देखा जैसे लाइट रेयर से डेंसर में आई तो लाइट क्या हुई, बेंड हुई, लेकिन किस साइड, वो टू वर्ड्स सा नॉर्मल आई है। किस साइड आई है वो, टू वर्ड्स सा नॉर्मल। पहली कंडीशन, आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है कि लाइट जब भी रेयर से डेंसर चले तो हमेशा क्या होगा, बेंड टू वर्ड्स सा नॉर्मल होगी। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर देन इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या सेम डायरेक्शन, या नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की साइड बेंड हो जाएगी लाइट जब कैसे चलेगी, रेयर से डेंसर में। दूसरी कंडीशन ये बनती है, सेकंड कंडीशन ये बनती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरे वाली, चलिए कोशिश करते हैं पूरी हो जाए। सेकंड नंबर बनती है, ये होगी पहली। दूसरी है व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। मान लीजिए पहले रेयर से डेंसर था, अब यहाँ से आगे फिर से निकल रही है लाइट, तो आगे वाटर से जा रही है सॉलिड ग्लास के अंदर, तो मीडियम चेंज हुआ। अब वाटर क्या हो गया, रेयर, वो डेंसर। अगर रेयर से डेंसर चले तो लाइट क्या होगी, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मैं इसकी डायग्राम थोड़ी सी बना भी देता हूँ। इसकी डायग्राम ये बनेगी कि मान लीजिए लाइट यहाँ से आई, ये था आपका मीडियम कौन सा, पानी वाला, तो ये बन गया रेयर। अब नीचे कौन सा आ गया आपका, मान लीजिए ये मीडियम आपका कौन सा, ग्लास वाला मीडियम है, ये ग्लास, तो ये बन गया आपका रेयर, और सॉरी ये बन गया डेंसर। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, रेयर से पहले हमने पढ़ लिया। मान लीजिए पानी से लाइट जा रही है आपकी कहाँ, एयर में जा रही है, अब हो रही है डेंसर से रेयर, ठीक है। चलिए मैं यही पे लेता हूँ, इस पानी से हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए सॉलिड में लाइट जा रही है, नीचे क्या है सॉलिड है, नीचे क्या है सॉलिड है। अब लाइट यहाँ से आएगी, इस बार डेंसर से रेयर से उल्टा करें ना, बार बार रेयर बना रहे हैं, चलिए इसको एयर बना लीजिए, ठीक है। दोनों बार गलत हो गया हमारा एयर, क्योंकि ये बन गया आपका डेंसर, अब ये बन गया आपका रेयर। अब लाइट कहाँ आ रही है, डेंसर से रेयर। अब क्या होगा, लाइट को यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन लाइट यहाँ नहीं जाएगी, लाइट कहाँ जाएगी, लाइट इस साइड चली जाएगी, इस बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कंडीशन है, जब लाइट ट्रैवल करे डेंसर से रेयर तो क्या होती है, वो वेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल ना होके वेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। कंडीशन याद रखना, जब रेयर से डेंसर आए तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर चले तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दोनों कंडीशन बहुत अच्छे से याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट का बेंडिंग होना। अब इसके प्रिंसिपल के ऊपर कौन कौन से वर्क होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें काम करती है जो आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकली देखते हो, वो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो कंडीशन तो ये पूछी जाएंगी। नेक्स्ट इस पे पॉइंट देख लीजिए, नेक्स्ट इस पे जो पॉइंट पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बोला जाएगा, इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, एग्जाम्पल्स पूछी जाती हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है, ये सारे जो मैं लिखवा रहा हूँ ये सारी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ये सारी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये याद रखना इसका, फिर मैं आपको इसको समझा भी देता हूँ। सन अपीयर्स 2 minutes बिफोर सनराइज एंड 2 minutes आफ्टर सनसेट। जो आपका सन है वो रियल लाइफ में क्या होता है, निकलने से 2 मिनट पहले ही आपको दिख जाता है, वो निकला नहीं होता लेकिन आपको दिख जाएगा, और डूबने के बाद भी 2 मिनट तक दिख जाता है, इसलिए दिन में 4 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके रिफ्रैक्शन का, क्योंकि रिफ्रैक्शन का मतलब था लाइट का बेंडिंग होना। अब देखिए इसका मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, चलिए इसको थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। ये है आपकी अर्थ, ये है आपकी अर्थ, ठीक है। आप लोग रहते हो अर्थ की सरफेस पे, मान लीजिए यहाँ पे आप रहते हो, ठीक है, यहाँ पे आप रहते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, सन था यहाँ पे,
ठीक है, आपका सन था यहाँ पे। अब सन हर एक साइड में अपनी लाइट रिफ्लेक्ट करता है, हर साइड पे, लेकिन इसकी लाइट जब तक इस पोर्शन पे नहीं आएगी तब तक इस पोर्शन पे दिन नहीं होगा, रात होगी। मतलब इस साइड अंधेरा है, इस साइड लाइट है। अब क्या होगा, इसकी जो लाइट थी, ये जो लाइट जा रही है, मान लीजिए यहाँ पे जो लाइट जा रही थी, ठीक है, ये वाली तो आपको नहीं दिखेगी। अब बेसिकली होता क्या है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इस साइड बना दिया, थोड़ा सा इस साइड बना दिया ताकि आपको समझ आ जाए। चलिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ, सन को यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। सन की लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही थी यहाँ से, वो आपकी आंखों तक नहीं आ रही थी, इस हिसाब से लाइट यहाँ जानी चाहिए थी। लेकिन होता क्या, देखो आपको पता होना चाहिए कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, वो जहाँ तो बेंड होती है, जहाँ अबे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। अब इसमें क्या होता है, जब आपकी लाइट पीछे से आ रही थी, पीछे क्या था, वैक्यूम था, स्पेस थी। स्पेस से जैसे वो एटमॉस्फेयर में आई, तो हो सकता है आगे बारिश वगैरह का पानी, बादल वगैरह हो, है ना, बादल हो, और बादल जब वो वैक्यूम से एयर में आई, एयर से बादल में आई, तो मीडियम चेंज हो रहे हैं। मीडियम चेंज होने से लाइट क्या होती है, बेंड होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो लाइट यहाँ पे जाके ऐसे जानी थी सामने, वो क्या होती है, इस मीडियम में जैसे आने से लाइट बेंड मुड़ना स्टार्ट हो जाती है, एक साइड बेंड होना। तो यही जो लाइट थी, ये बेंड होती 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 आपकी आंखों तक आ जाती है, आपकी आंखों तक आ जाती है, और आपको लाइट दिख जाती है। और जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, जहाँ से लाइट आ रही है, वो चीज़ आपको दिखती है, क्योंकि आपकी आंखों पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। अब ये जो लाइट है, ये लाइट आपकी आंखों तक आई, लेकिन आपकी आंखों को ऐसे नहीं दिखता कि ये टेढ़ी होके आ रही है। आपको ऐसे दिखेगा कि बिल्कुल सीधी यहाँ से, इसका मतलब इसकी चीज़ आगे सामने यहाँ पे होगी, और सन आपको यहाँ पे दिख जाता है। बट एक्चुअल में सन की पोजीशन यहाँ पे होती है। लेकिन आपको यहाँ पे क्यों दिखा, क्योंकि आपकी आंखों को वही चीज़ दिखेगी जहाँ से आ रही है, तो ऐसे लगेगा यहाँ से आ रही है लाइट, तो सामने से आ रही है, बेंड होती है, आपको नहीं दिखेगी। इसलिए सन आपको फिलहाल के लिए यहाँ दिखेगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली होता नहीं है, यहाँ पे होता नहीं है। ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी, क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है, बेंड होकर लाइट आप तक आ जाती है, और आपको सन लगता है कि, और सेम शाम के टाइम भी ऐसा होता है, जब डूब जाता है तो भी आपको दिखता रहता है, लाइट बेंड होकर आप तक पहुँच जाती है, ठीक है। ये प्रिंसिपल होता है। आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि सन अपीयर 2 मिनट पहले निकलने से पहले और 2 मिनट डूबने के बाद भी हमें दिखता रहता है। वो वजह क्या है, वो रिफ्रैक्शन। वो क्या वजह, रिफ्रैक्शन। तीसरी एग्जांपल आपको याद रखनी है, तीसरी एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एग्जाम में यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरी एग्जांपल लिख लो। तीसरी क्या होता है, कोई भी पेंसिल्स, कॉइन्स, कोई भी चीज़ पानी में पड़ा होगा तो उसकी आपको डेप्थ कम दिखती है। डेप्थ ऑफ कोई कॉइन्स रख लो, पेंसिल्स एटसेट्रा, कुछ भी, अपीयर्स लेस एज कंपेयर टू एक्चुअल डेप्थ। ना तो वो अपनी जगह दिखते हैं और ऊपर से मुझे ऊपर दिखते हैं। जैसे ठीक है, आपका ये टब था, टब के अंदर पानी था, ठीक है, टब के अंदर पानी था। मान लीजिए यहाँ पे आपका एक कॉइन्स पड़ा हुआ है और यहाँ से आप उसको देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो। अब इस कॉइन्स की जो लाइट पड़ी, जो रिफ्लेक्शन थी, वो आपकी आंखों तक, जैसे मीडियम चेंज हुआ तो बेंड होकर आपकी आंखों तक आ जाती है। अब आपको लगता है कि मेरा कॉइन्स यहाँ पे पड़ा हुआ है। आपने कभी एक्चुअल में ये चीज़ फील भी करी होगी, पानी के अंदर कुछ मग्गा वगैरह पड़ा होता है, जब आप हाथ डालते हो निकालने के लिए, आपका हाथ एक्चुअल में पानी तक पहुंचता नहीं, वो नीचे होता है, आपको लगता है ऊपर था। वो किसकी वजह से दिखता है, एक्चुअल हाइट से कम क्यों दिखता है, क्योंकि उसकी वजह है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की ये तीनों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है, आंसर होगा रिफ्रैक्शन। पूछा जाएगा कि सन 2 मिनट पहले डूबने से और 2 मिनट निकलने से पहले कैसे दिख जाता है, आंसर होगा रिफ्रैक्शन। जो पानी के अंदर चीज़ों की डेप्थ कम क्यों दिखती है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो आई होप यहाँ तक मेरी बात को बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में फ़र्क क्या होता है। सो गाइज़, अब मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम चाहते हैं हर एक गरीब बच्चा भी पढ़े। इतने मिनिमम चार्जेस में आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आप अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन तो होगी ही होगी अगर आप मेहनत से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, रिवीजन पे ध्यान दो, रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी रिवीजन करोगे उतनी परफेक्शन आएगी। एक टॉपिक को 10 बार पढ़ोगे, ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।